नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की टॉपिक हमारी है आज़ाद हिंद फौज, वेवेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। आपको बता दें कि आज ये सेकेंड लास्ट वीडियो होने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसमें कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा जियोग्राफी की। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? याद रखेंगे 1942 में हुआ था आज़ाद हिंद फौज का गठन। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोहन सिंह के द्वारा यह सुझाया गया था। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी? सुभाष चंद्र बोस को यह कमान सौंपी गई 1943 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया था? याद रखेंगे सिंगापुर में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों में नाम क्रमशः है सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। ये तीनों नाम रखे गए थे। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया? तो जापान के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया है? क्रमशः यह नाम शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप रखा गया है। बॉक्स में दिए गए पॉइंट को देखते हैं। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? आंसर याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको इनसे रिलेटेड सभी बिंदुओं को याद रखना है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा लगाया गया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा देश नायक की उपाधि दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? आज़ाद हिंद फौज के ऊपर चलाया गया था लाल किला का मुकदमा। यूपीएससी से लेकर के सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों एवं शाहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया था। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? तो लॉर्ड वेवेल के द्वारा। वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? C राजगोपालाचारी के द्वारा CR फार्मूला लाया गया था। भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जून 1945 को। डेट अवश्य याद रखना है आपको। 14 जून 1945 को वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी। वेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज का बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? भूला भाई देसाई को बनाया गया था इस समिति का अध्यक्ष। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945 को। प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाते हैं। शाही नौसेना विद्रोह क्या है? जो कि 18 से 23 फरवरी 1946 तक चला था। शाही नौसेना विद्रोह को देखते हैं। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई।
जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। सैनिकों की मांग यह थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें रिहा किया जाए। अगला पॉइंट इसमें है, इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। अगला पॉइंट देखते हैं, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। अगला पॉइंट देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, जो कि लेबर पार्टी से थे, द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। इससे प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको बेहद ही ध्यान से इस पॉइंट को याद रखना होगा। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं A.V. अलेक्जेंडर। इनके नाम भी आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे? भारत की एकता बनाई रखी जाए। क्या पॉइंट इसमें है, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासतें शामिल होंगी। संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगला पॉइंट इसमें कहा गया, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। इम्पॉर्टेंट लगाएंगे इस पे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा? तो 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? नोआखाली, वर्तमान के बांग्लादेश में। नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगी? तो आंसर होगा महात्मा गांधी। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। अगला पॉइंट देखेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। इनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। इसमें संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था संविधान सभा का अस्थायी सदस्य। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वायसराय वेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को किया गया था। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1946 को हुए थे। अंतरिम सरकार की मंत्रिमंडल देखते हैं। सदस्य हैं इसमें जवाहरलाल नेहरू, इन्हें विभाग मिला था। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए। विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामलों के वल्लभ भाई पटेल को मिला। गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग एवं रियासत संबंधी मामले। बलदेव सिंह थे रक्षा विभाग के मंत्री। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग इन्हें दिया गया। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग। C.H. भाभा को कार्य खान
एवं बंदरगाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया, आसफ अली को रेल विभाग, जगजीवन राम को श्रम विभाग और लियाकत अली खां को वित्त विभाग दिया गया था। अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। मॉडर्न हिस्ट्री की ये हमारी अंतिम टॉपिक है। इसके बाद हम मिसलेनियस प्रश्नों को देखेंगे। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, इसे स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक पॉइंट को बेहद ही ध्यान से देखना होगा। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 20 फरवरी 1947 को किस प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, याद रखना है। क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया? माउंटबेटन को किया गया। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की? 3 जून 1947 को माउंटबेटन की योजना प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन योजना को 3 जून की योजना के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं इस योजना के बारे में। माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान क्या किए गए थे? पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों यानी भारत और पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाए। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन का गठन किया जाएगा। अगला पॉइंट इसी के साथ देखते हैं। भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? सिरिल रेडक्लिफ ने की है। कई बार पूछा गया है यह प्रश्न। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? दिल्ली अधिवेशन। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी थे। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला पॉइंट देखेंगे। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के वाल्मीकीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को वाल्कन प्लान भी कहा जाता है। अगला पॉइंट। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान क्या थे, इसे हम देखते हैं। 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य यानी डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारतीय रजवाड़ों और स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। उन्हें या तो भारत में रहना होगा या फिर पाकिस्तान में। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी बनाए गए थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी ने। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया? एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी के द्वारा। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया था।
भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? जीवी मावलंकर को। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 पर हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया है। अगली वीडियो में हम देखेंगे विविध यानी मिसलेनियस प्रश्नों को, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। तो चैनल से आप जुड़े रहें और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।